ये सारे लोग तो मिलके कभी गणेश जी को दूध पिला दिया था इन लोगों ने, तो ये तो एक पेपर लीक का मामला है, तो ये लोग कोई कम नहीं है। ऐसी चर्चा है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सीनियर लीडरशिप थी, चाहे सचिन पायलट हों चाहे अशोक गहलोत हों, वो अगर मैदान में उतरते, चुनाव मैदान में आते तो कांग्रेस इससे बेहतर कर सकती थी। टीकाराम जूली का क्या मानना है? देखिए, निश्चित तौर पर ये अगर सारे सीनियर चुनाव लड़ते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि आप देखेंगे तो मेरे जो इलेक्शन से पहले के भी इंटरव्यू हैं उनमें मैंने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटें आने की बात कही थी। कोई चर्चा ही नहीं करते, डिबेट ही नहीं करते। डिबेट करेंगे तो कोई गाय की बात करने लग जाएगा, कोई मंदिर की बात करने लग जाएगा, कोई हिंदू मुस्लिम की बात। बीजेपी के टॉप 5 में भूपेंद्र यादव जी आते हैं, और जब उनको लगा कि वो चुनाव खिसक रहा है तो जो भी सरकारी तंत्र का, जो भी वो पद प्रशासन का उपयोग कर सकते थे, पूरा उन्होंने किया। आप ये कह रहे हो कि हम भगवान श्री राम को हम लेके आए हैं, तब तमाचा लग गया ना। अयोध्या आप आ रहे हो, चित्रकूट आप आ रहे हो, आसपास सब जगह आप आ रहे हो। चारों शंकराचार्यों ने मना किया इस चीज़ के लिए कि अपूर्ण मंदिर के अंदर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती मूर्ति। जोधपुर और बाड़मेर के अंदर चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया। मैंने खुद जो चुनाव आयुक्त महोदय हैं राजस्थान के, उनसे बात की। उसके बाद उनका दौरा कैंसिल हुआ। चलते चुनाव के अंदर वैभव गहलोत के वहाँ लड़ने से हार का जो अंतर है वो लाखों में कम हुआ है, बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने नहीं बताई है कि यमुना से क्या मिलेगा, और ERCP का नाम बदल कर PKC कर दिया। तो लेकिन धरातल पे तो कुछ आया नहीं है, 1 रुपया मंजूर नहीं हुआ। आपने कह दिया कि हमारा MOU हो गया और इस काम को हम करेंगे। इस चुनाव में तो इनके जो तानाशाही और जो इनका अहंकार इस प्रकार से बोल रहा था कि हमें 400 पार सीट चाहिए ताकि हम संविधान में संशोधन कर सके। आप देखिए देश के अंदर किस प्रकार से जिसको चाहे उसको ED के नोटिस आ रहे, मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डाल रहे, बिना जांच के, बिना कार्रवाई के, बिना कोई प्रकरण प्रूफ हुए बिना। कांग्रेस सरकार में अभी मैं चुनाव में कहता था RTE हम लेके आए, RTI हम लेके आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेके आए, मनरेगा हम लेके आए। जो लेबर कानून है 16, उनको एक तरफ करके 4 लेबर कोड लेके आ रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री वालों को फायदा हो, मजदूर मर जाए। नीट का क्या हाल हुआ है आप सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस ने तो कहा है कि इसके अंदर धांधली हुई है, पूरा ही फर्जीवाड़ा। मान लो 7 के 20 में से 719। मोदी जी पहले चरण के वोट डलते ही कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी। दूसरे चरण में कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस भी ले जाएगी। तीसरे चरण में कह रहे हैं कि मैं कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। और आज हम खास बात यह है कि टीकाराम जूली के गांव में ही बैठे हैं। ये काठुआस से बिलोंग करते हैं। राजस्थान का ये गांव नारनौल और रेवाड़ी के बीच में पड़ता है, और यहाँ पर इनका ये पैतृक निवास भी यहीं पर है। आज इनके पिताजी की स्मृति सभा थी, श्रद्धांजलि सभा थी। जूली साहब, सबसे पहले तो आपसे हम ये बात करना चाहेंगे कि राजस्थान में जैसा कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 सीटें, 8 कांग्रेस और 3 इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस खुद आशान्वित थी कि हमको इतनी सीटें मिलने जा रही है? हाँ, हमारा पहले से ये था कि हमें लगभग 10 से ऊपर सीटें मिलेंगी, और मेरा तो ये पहले दिन से मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि हम 15 के आसपास सीटें हम लेके आएंगे। और जबकि आप देखेंगे तो मेरे जो इलेक्शन से पहले के भी इंटरव्यू हैं उनमें मैंने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटें आने की बात कही थी। गठबंधन की हमारी ये तो 2 सीट का ही अंतर रह गया। 2 सीट हमारी बढ़ते ही बीजेपी से ज़्यादा हमारी हो जाती। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब हम देखते हैं गोविंद डोटासरा जी के बयान आ रहे थे बीच बीच में, वो लिस्ट गिनवा रहे थे कि ये 11 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, वो 13 अधिकतम बात कर रहे थे। जबकि अलवर की सीट जो गिनवा रहे थे सीटों के नाम ले लेकर के, उनमें अलवर का जिक्र नहीं कर रहे थे। जो अलवर का जैसा प्रदर्शन हुआ है उस हिसाब से तो कोई भी विपक्ष का जो भी लीडर है उसको बताना चाहिए कि हम यहाँ मजबूत स्थिति में। कहीं ना कहीं ये था कि हम कमज़ोर मानकर चल रहे थे खुद को।
चमत्कार सा नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो जैसे अलवर की जो सीट है वो पहले दिन से मैं कह रहा था कि हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां रही, बहुत ज़्यादा इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ जो लोग 5 लाख से जीतने की बात करते थे वो 50,000 तक भी नहीं पहुँच पाए। बीजेपी के टॉप 5 में भूपेंद्र यादव जी आते हैं, और जब उनको लगा कि वो चुनाव खिसक रहा है तो जो भी सरकारी तंत्र का जो भी वो पद प्रशासन का उपयोग कर सकते थे पूरा उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ एक अच्छा चुनाव अलवर के अंदर हुआ है। चुनाव भले ही हम नहीं जीत पाए हों, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही। जूली साहब का आरोप बहुत गंभीर है, सत्ता का दुरुपयोग का आरोप है। क्या केंद्रीय ऑब्जर्वर के सामने, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर थे उनके सामने, या बाद में कहीं कोई रिटर्न में कांग्रेस पार्टी ने, आप भी नेता प्रतिपक्ष से, कोई शिकायत दी थी? मैंने खुद शिकायत दी थी कि जब उनका नॉमिनेशन था तो नॉमिनेशन में 4 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। उनके 5 मिनिस्टर विधायक खड़े थे फोटो के अंदर, बाकायदा बाई रिकॉर्ड के साथ मैंने उनको शिकायत दी थी। और वो फ़ोटो वही थी जो उन्होंने पोस्ट की थी, उनके फेसबुक अकाउंट से ही लेके मैंने दी थी। लेकिन आज तक कोई चुनाव आयोग का उसके अंदर रिप्लाई नहीं आया। और यही नहीं, प्रदेश स्तर पर भी हमने जितनी भी शिकायतें की, कहीं भी चुनाव आयोग की तरफ से उनका रिप्लाई नहीं आया। लगातार BLOs को हटाना, लगाना, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर प्रभाव जमाना, यहाँ तक कि जोधपुर और बाड़मेर के अंदर चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया। मैंने खुद जो चुनाव आयुक्त महोदय हैं राजस्थान के, उनसे बात की। उसके बाद उनका दौरा कैंसिल हुआ। चलते चुनाव के अंदर 3 दिन पहले जहां पोलिंग, 3 दिन बाद जहां पोलिंग हो रही हो, वहाँ इस प्रकार की चीज़ें थी। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जो हुई। जैसे जयपुर ग्रामीण में हम 1300 वोट से चुनाव हारे हैं, पर आप देखेंगे तो 3,500 से अधिक वोट जो है हमारे निरस्त कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके लिए अभी वापस जयपुर ग्रामीण की आप बात कर रहे हैं, आपको जयपुर ग्रामीण में कहीं पर लगा कि जो राजेंद्र यादव आपकी पार्टी के नेता थे, चुनाव लड़ा था विधानसभा का भी, उनका भाजपा में जाना या भाजपा उनको लेकर गई, वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा या भाजपा के लिए नुकसानदायक रहा? अभी देखिए, जो व्यक्ति कांग्रेस से चला गया तो उसके लिए हम तो क्या कहें। अब वो जो बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी देखेगी उनका आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कोटपुतली में अच्छी हमें बढ़त मिली है, अच्छे लोगों ने वोट दिए हैं। अभी जो हम पूरे राजस्थान के, समग्र राजस्थान के परिदृश्य को लेकर के हम बात करते हैं, तो जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, उसके पीछे कांग्रेस की अपनी नीति रही, कांग्रेस के अपने उस समय के करवाए गए कामकाज रहे, या जैसे पॉलिसी रही, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व टीकाराम जूली को सौंपा गया, ये कारण रहे कि या भाजपा की अपनी फूट कारण रही? एग्जाम्पल चूरू का आपके सामने, कासवा ने को टिकट नहीं दी, दूसरे को लाए गए उनकी जगह। तो क्या कारण रहे? समग्र व्यापक दृष्टि से हम देखें और आपसे इसका विश्लेषण करवाएं तो भाजपा की फूट और भाजपा की कमजोरी ये कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की वजह रही, या कांग्रेस की अपनी नीतियां कांग्रेस समझाने में कामयाब रही कि ये संविधान को लेकर के बदलाव करेंगे, संविधान पर खतरा जो आपने बताया उसको लोगों ने माना? क्या देखते हैं आप? देखिए, कारण कई हैं। सबसे पहला कारण तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस की जो स्कीमें थी, कांग्रेस का जो शासन था, बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर था कि राजस्थान के अंदर जो स्कीमें चल रही हैं। विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा चिरंजीवी योजना का, जो 25 लाख का इलाज हर परिवार को दे रहा था और 10 लाख का दुर्घटना बीमा उस परिवार का था। साथ ही अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो उसके लिए अलग से फंड 25 लाख के अलावा था। इस प्रकार की योजनाओं को बंद करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। गरीबों को किट मिलते थे वो इन लोगों ने बंद किए। पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हार गए। हमारी काफ़ी सीटें हैं, जैसे मान लो कोटपुतली की हम बात कर रहे हैं, 321 वोट से हम हार गए। कठुमर की बात करें 400 वोट से हार गए। ऐसी हमारी बहुत सी सीटें थी जिनकी वजह से हम राज के अंदर नहीं आ पाए। लेकिन राज बनने के बाद में बीजेपी का जो काम रहा है उससे जनता संतुष्ट नहीं थी, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जो राहुल गांधी जी ने जिसको न्याय पत्र घोषित किया और जो पूरे देश के लिए एक नया
आयाम स्थापित करने वाली, जिसके अंदर जनता की जो समस्याएं थी, जनता के सामने जिन चीज़ों की दिक्कत होती है उनको लिया गया, उसके प्रति बहुत बड़ा रुझान था। साथ ही हम बीजेपी की फूट की बात करें तो वो कोई मायने नहीं रखती, बीजेपी ने कितने लोगों की टिकट काटी, कितने सांसदों की टिकट काटी है, लेकिन राहुल कसवा जी की जो टिकट काटी वो मैं समझता हूँ वो इतने वर्षों से, शायद 2 बार तो वो खुद ही हैं, 3-4 बार पिताजी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, उस व्यक्ति की आप टिकट काट रहे हो, तो एक नाराजगी तो वहाँ लोकल लोगों में थी और उनको हमने टिकट उसको कांग्रेस ने समय पर भुना लिया, टिकट दिया उनको और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन आप ये देखेंगे कि गंगानगर से जो पूरी ये बेल्ट शुरू हुई है, चाहे किसान आंदोलन का भी हम इसके अंदर मान सकते हैं, महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुए उस चीज़ को भी हम इससे जोड़ सकते हैं, और हमारा जो सामूहिक प्रयास रहा, चाहे डोटासरा जी हैं, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, मैं हूँ, और जितेंद्र सिंह जी, हरीश चौधरी जी हैं, हमारे प्रदेश के सभी सीनियर जो लोग हैं, मतलब आपकी बात, सब लोगों ने मिलके एकजुट होके जहाँ भी जिसकी जरूरत समझी सब लोग गए, कैंडिडेटों की मदद की, अच्छे नामों का चयन। पीछे बयान तो ऐसे आए कि वैभव गहलोत के लिए अगर सचिन पायलट चले जाते तो चुनाव काफी अच्छा रहता, तो उतनी गहरी घी खिचड़ी नहीं हो पाए जितना सोचा जा रहा था। ऐसा ये सब चीजें मीडिया चलाता रहता है। बाकी वैभव गहलोत जिस सीट से लड़े हैं वो भी हम पिछले 4 चुनाव से, यानी कांग्रेस की हवा थी उस समय भी हम नहीं जीत पाए थे, और लगातार बड़े मार्जिन से वो सीट जा रही है। वैभव गहलोत के वहाँ लड़ने से हार का जो अंतर है वो लाखों में कम हुआ है, बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। अच्छा चुनाव हमने लड़ा है, कार्यकर्ता वहाँ मजबूत हुआ है, और इस चीज़ का फायदा हमें आने वाले समय के अंदर मिलेगा, क्योंकि पहले जो सीट लग रही है कि भाई हारेगी, उसके बावजूद भी वैभव जी ने चुनाव लड़ा, ये बड़ी बात है। जूली साहब, लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बड़ा इशू रहा ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। बाद में उसमें एक्सटेंशन भी किया गया, हरियाणा से समझौता किया राजस्थान सरकार ने, MOU साइन हुआ दोनों राज्य सरकारों के बीच। ये जो भाजपा ने उपलब्धि हासिल की, या आप बताएंगे इसको उपलब्धि मानते हैं या नहीं, इसका भाजपा को कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ हुआ? अगर ये उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती, हरियाणा से समझौता नहीं हो पाता, ERCP प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता, तो क्या कांग्रेस और बेहतर कर सकती थी? नहीं, ये तो जो ERCP से और यमुना से जो प्रभावित हो रहे हैं वहाँ सब जगह बीजेपी आ रही है। वो ऐसा नहीं है, हाँ, लगभग ये पूरी बेल्ट में बीजेपी चुनाव हारी है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो ERCP से और यमुना से जो प्रभावित हो रहे हैं वहाँ सब जगह बीजेपी आ रही है। बीजेपी की मुख्यमंत्री थी और उस प्रोजेक्ट की घोषणा 2 बार मोदी जी ने स्वयं की थी। आज से 6 साल पहले अजमेर के अंदर वो कह के गए और फिर जयपुर के अंदर कह के गए। 5 साल तक जल शक्ति मंत्री राजस्थान के रहे देश के, 25 के 25 सांसद दोनों बार बीजेपी के रहे। तो 10 साल जो समय निकल गया, ERCP उसमें बननी चाहिए थी, उसमें ERCP बनी नहीं, पानी की एक बूंद नहीं आई, कोई MOU नहीं हुआ। अब आप चुनाव से, आचार संहिता से 15 दिन पहले कह रहे हो MOU हो गया, हमें तो MOU ही नहीं मिला आज तक। आप पत्रकार हैं, आप पूछ लीजिए बीजेपी के लोगों से MOU किसी ने देखा हो तो। मुख्यमंत्री के पास ही नहीं है MOU, मंत्री के पास ही नहीं है, विधानसभा में चर्चा हो गई, विधानसभा के पटल पर MOU नहीं रख पा रहे हैं। तो MOU के अंदर क्या किया है, राजस्थान के जो अधिकार थे उनको सुरक्षित रखा है या नहीं रखा, ये चीज़ तो सामने आई नहीं है। अच्छा, अभी सब बातें हवा हवाई हो रही है। MOU की कॉपी आज तक मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने नहीं बताई है कि यमुना से क्या मिलेगा, और ERCP का नाम बदल कर PKC कर दिया। तो लेकिन धरातल पे तो कुछ आया नहीं है, 1 रुपया मंजूर नहीं हुआ, आपने कह दिया कि हमारा MOU हो गया और इस काम को कागजों में हो रहा है सब बस। जूली साहब, एक बड़ी जो राजनीतिक घटनाक्रम, जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इन लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है, आप सीनियर लीडर हैं, अनुसूचित जाति के सीनियर लीडर हैं, हम उसी कारण आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बार लंबे समय बाद भाजपा की अंत्योदय की जो योजनाएं चल रही थी उनकी बदौलत कुछ SC वोट कांग्रेस से छिटक गया था। पहले कभी मायावती के साथ रहा, बसपा के साथ, ये पहला ऐसा चुनाव है लंबे अरसे बाद 2024 का जब SC वोट एक मुश्त होकर के पूरे देश में ही लगभग, राजस्थान में विशेष रूप से, हरियाणा विशेष रूप से कांग्रेस के पक्ष में आया है। इसके पीछे वजह क्या रही?
देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं ये कहना चाहूँगा, तो कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं जो आज इस पद पर पहुंचे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पद है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे लगातार चोट की गई है, लगातार उसको कमज़ोर करने की बात की गई है। और इस चुनाव में तो इनके जो तानाशाही और जो इनका अहंकार इस प्रकार से बोल रहा था कि हमें 400 पार सीट चाहिए ताकि हम संविधान में संशोधन कर सकें, इसको बदल सकें। तो ये जो दलित समाज है, चाहे भूखा रहता हो, चाहे मजदूरी करता हो, लेकिन स्वाभिमानी समाज है। आज इसने देखा कि बाबा साहब ने इतने बड़े संघर्ष करके हमारे लिए जिस संविधान की रचना की, और आज ये संविधान का फायदा सिर्फ दलित वर्ग को नहीं मिलता, हमको, आपको, अमीर को, गरीब को, ब्राह्मण को, वैश्य को, राजपूत को, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको मिलता है। संविधान सबकी रक्षा करता है, कोई अकेले दलितों की रक्षा नहीं करता है, सबके लिए। और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, वो भारत के अंदर है। आज भारत की दूसरे देश क्यों इतना ध्यान रखते हैं, क्यों भारत को महान बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि भारत के अंदर आज भी प्रजातंत्र जिंदा है। इन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की, चुने हुए सांसदों से इस्तीफे दिलाते हैं, चुने हुए विधायकों से इस्तीफे दिलाते हैं, गठबंधन करने के बाद सरकारों को गिरा देते हैं, बना देते हैं। इस प्रकार का जो पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया चला, सारी जो सरकारी संस्थाएं थी उनको बेचने का काम इन लोगों ने किया। जो स्वयंसेवी जो संस्थाएं थी, जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, कोर्ट है, इन सब पे कहीं ना कहीं इन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की। आप देखिए देश के अंदर किस प्रकार से जिसको चाहे उसको ईडी के नोटिस आ रहे, मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डाल रहे, बिना जांच के, बिना कार्रवाई के, बिना कोई प्रकरण प्रूफ हुए बिना। ऐसी चर्चा है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सीनियर लीडरशिप थी, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे अशोक गहलोत हों, वो अगर मैदान में उतरते, चुनाव मैदान में आते तो कांग्रेस इससे बेहतर कर सकती थी। टीकाराम जूली का क्या मानना है? देखिए, निश्चित तौर पर ये अगर सारे सीनियर चुनाव लड़ते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और मैं ये समझता हूँ अब की बार भी ये दोनों और चुनाव लड़ते, खुद ही लड़ते, जैसे गहलोत जी के तो बेटे चुनाव लड़े हैं, तो उससे और थोड़ा माहौल में फर्क पड़ता है। हाँ जूली साहब, हम ये जानना चाहेंगे जो गहलोत सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जितनी भी थी, उनको लेकर के जो भजनलाल शर्मा सरकार आई है, उन्होंने कुछ बदलाव किया, या जो स्वास्थ्य की चिंता जो उस समय की गई थी, उसकी चिंता और ज़्यादा बेहतर तरीके से भाजपा किस तरह कर रही है? मुझे उसकी जानकारी नहीं, आपसे जानना चाहूँगा मैं। जो देखिए, हालत ख़राब है। आप मेरे इंटरव्यू के बाद हमारे किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाइए और आप वहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे आज मेडिकल के अंदर सीजीएचएस योजना चलती थी सेंटर के कर्मचारियों के लिए, उससे बहुत ही सुपीरियर आरजीएचएस स्कीम राजस्थान के अंदर आई। निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, चिरंजीवी 25 लाख का इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री जैसी योजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही थी। लगभग सारे मेडिकल कॉलेज, लगभग बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, सब लोग इसके दायरे में आते थे, सब लोग इलाज करा रहे थे। राजस्थान में मैं नहीं समझता कहीं कोई ये घटना आई हो कि पैसे के अभाव में कोई इलाज से व्यक्ति चला गया, ये स्थिति राजस्थान के अंदर नहीं थी। लेकिन सरकार बदलते ही भामाशाह योजना से जोड़ दिया है, 25 लाख को तो 5 लाख पे ले आए। फिर जो उसके हॉस्पिटल्स की संख्या है प्राइवेट की, वो लगभग जीरो है ही नहीं उसके अंदर। आरजीएचएस पे भी कई दवाइयां घटा दी हैं। और जो चिरंजीवी है वो पूरे राजस्थान के लिए थी, लगभग लोग इसके अंदर थे, और जो इसके अंदर नहीं था वो मात्र 850 रुपये दे के इसके अंदर शामिल हो सकता था। 850 रुपये में पूरे परिवार का, पूरे साल का बीमा। लेकिन इन लोगों ने भामाशाह ले आए, जो कि मात्र 71 लाख परिवारों का इलाज कर रहे हैं, इसके अलावा वो नहीं है। और वो भी हालत ये है कि हॉस्पिटल्स की स्थिति आप देखेंगे तो इन 7 महीनों के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। ये है जूली साहब, आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो गया अलवर, साथ सटा भरतपुर, तो सबसे ज़्यादा एक इशू राजस्थान में उठता है, उसके आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति भी होती रही है, हिंदू मुस्लिम राजनीति भी होती रही है, मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं कई पीछे सामने आई। विशेष रूप से हम रामगढ़ क्षेत्र की बात करें
तो यहाँ पर अभी पीछे फिर इस तरह की घटनाएं थोड़े दिन पहले सामने आई थी। जो गौ तस्करी की घटनाएं हैं उनको लेकर के आप क्या समझते हैं? कांग्रेस पर आरोप लगता है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इसलिए गौ तस्करी जैसी घटनाएं बढ़ी, गौ तस्करी पर नियंत्रण नहीं लग पाया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये अभी जो अलवर की जो घटना आई थी वो बीजेपी की टाइम की घटना है। जवाब बीजेपी दे, बीजेपी जवाब दे। जब उनका लगातार वहां से बीजेपी का विधायक था, बीजेपी का सांसद था, और उससे पहले 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। अगर ये कहते हैं वर्षों से चल रहा है तो पहले भी बीजेपी की सरकार थी, और आज मौजूदा सरकार बीजेपी की है। बीजेपी के लोगों की उसके अंदर संलिप्तता है। तो ये कहना कि कांग्रेस बढ़ावा देती है, ये गलत है। खुद काम ये कर नहीं पाते हैं। आज भी मानिए अब आज 7 महीने से बीजेपी की सरकार है, आज भी आप बीजेपी वालों से बात करोगे ना तो कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे हमने नहीं किया, आज हम विपक्ष में बैठे। आज तो आप सत्ता के अंदर बैठे हो, आज तो आप करोगे ना, आप करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो आप? आज ईआरसीपी की अपने जिक्र आया, इतनी बड़ी परियोजना है, इतने 13 जिलों के लिए लाइफलाइन है। लोग मर रहे हैं रोजाना, हालत ये है। पर 10 साल निकाल दिए, 15 दिन पहले एमओयू कर रहे हैं कि हमने पीकेसी कर दी है, और अब 7 महीने फिर निकल गए। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आए हैं कांग्रेस सरकार में, अभी मैं चुनाव में कहता था आरटीई हम लेके आए, आरटीआई हम लेके आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेके आए, मनरेगा हम लेके आए, ऐसी ऐसी स्कीमें हम लेके आए, एनआरएचएम लेके आए, एसएसए लेके आए, जिससे कि एजुकेशन का, मेडिकल का जो सारा जो स्तर सुधरा है। आज मोदी जी झाड़ू लेके घूम रहे हैं कि स्वच्छ मिशन ये है। शिक्षा नीति ऐसी ये लेके आएंगे। आप नए कृषि कानून लेके आए, किसानों ने विरोध किया, आपको कानून वापस लेने पड़े। आप जीएसटी लेके आए, मैं समझता हूँ जीएसटी में जितना संशोधन हुआ है, अंदाजे से बता रहा हूँ, आप चेक करवा लेना, 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। हर मीटिंग में संशोधन होता है, बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे। जीएसटी का व्यापारी विरोध कर रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। आप कह रहे थे हम डीजल पेट्रोल पूरे देश में एक रेट करेंगे, आप करिए ना, किसने मना किया? आप वो नहीं करेंगे। जिस चीज का फायदा जनता को मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से लेबर के भी 4 कोड बना रहे थे। जो लेबर कानून है 16, उनको एक तरफ करके 4 लेबर कोड लेके आ रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री वालों को फायदा हो, मजदूर मर जाए। तो ऐसे ही है, एजुकेशन का भी ऐसा ही लेके आएंगे। अभी जूली साहब, खनन पर हम बात करते हैं। राजस्थान में ये बहुत बड़ा इशू रहा है। पीछे आपको पता होगा अनशन किया था, वो उनकी डेथ भी हो गई थी। और बीजेपी के ये आरोप थे कि कांग्रेस की जो खनन नीति है, पॉलिसी है, वह अरावली के हित में नहीं रही। अरावली को खुर्द-बुर्द किया गया, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। और हरियाणा की जो अरावली है और राजस्थान की जो अरावली है, इसका संरक्षण गुजरात से लेकर के गुड़गांव तक, ये सबसे प्राचीन अरावली है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी रक्षा के लिए बहुत से उपाय किए गए। जापान से मदद ली गई, कई देशों ने मदद की, यूरोपियन कंट्रीज सामने आए, लेकिन हम देखते हैं अरावली फिर नंगी है। अब भाजपा सरकार आ गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो कितनी बेहतर थी और अब क्या बदलाव हुए हैं खनन पॉलिसी में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमने हमेशा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो, चाहे एनजीटी के हो या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के हो, हमने हमेशा उनकी पालना कराई है। अलवर की जहाँ तक बात है या अरावली की जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा जिस प्रकार से ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत समय पहले निश्चित तौर पर अवैध खनन होता था, हमारी सरकार थी, हमने रोक लगाई। राजस्थान में तो आप देखेंगे तो पिछले 30 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रही है। तो ये तो बात ये कह ही नहीं सकते कांग्रेस की इसके अंदर लापरवाही है। जब बरोबर का टाइम आपको मिल रहा है तो आप क्यों ठीक नहीं करते? लेकिन इस पे भी रोक कांग्रेस नहीं लगाई है। जितने भी अवैध खनन जहाँ से होते थे वहाँ पे चौकियाँ बनाई गई, आरएससी की टीम वहाँ पे लगाई गई। लगातार जो है प्रशासन इसके लिए मॉनिटरिंग करता है। 4 विभागों को मिला के ज्वाइंट एक एसआईटी गठित की गई जो लगातार मॉनिटरिंग करती है। मैं समझता हूँ पहले 100% अवैध खनन होता था, तो आज वो संख्या घट के मुश्किल से 4-5% पे आ गई है। काफ़ी कम हुआ। जी।
नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली का एजेंडा क्या है, किन चीज़ों की मॉनिटरिंग, किन पर निगरानी सबसे ज़्यादा है कि हमारे राज्य के नागरिक, राजस्थान के नागरिकों के हित इस तरह सुरक्षित रहे। मैं इन चीज़ों पर विशेष रूप से निगरानी रखूंगा, ये मेरे प्राथमिकता में। आपकी प्राथमिकताएं जानना चाहेंगे एज नेता प्रतिपक्ष। देखिए, सबसे पहले तो वैसे तो पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी हमारी है, वो मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते उठाऊंगा या मेरे जो साथी हैं, सदस्य हैं, वो लोग उठाएंगे। लेकिन फिर भी जैसे युवाओं की हम बात करें, लगातार नौकरियों के अंदर अभी धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। अभी नीट का क्या हाल हुआ है आप सब लोग देख रहे हैं। नीट को लेकर के तो कांग्रेस का स्टैंड जो आप बिल्कुल बताएंगे, आप जो क्या मान रही है कांग्रेस इसको लेकर? कांग्रेस ने तो कहा है कि इसके अंदर धांधली हुई है, पूरा ही फर्जीवाड़ा। मान लो 7 के 20 में से 719 नंबर कैसे आ सकते हैं, 718 कैसे आ सकते हैं? माइनस होगा तो 5 जाएगा, प्लस होगा तो पूरा प्लस जुड़ेगा। तो ये बीच का रास्ता कहाँ से आए? किस प्रकार से ग्रेस मार्किंग आप दे रहे हो? किस प्रकार से एक ही जगह के बच्चे इसके अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार है, फर्जीवाड़ा है, जो लगातार बीजेपी ऐसे प्रकार के मामलों को दबाती थी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जहां जितने भी पेपर लीक हुए खुद सरकार ने खोले हैं। फिर भी वसुंधरा राजे जी के समय में कांग्रेस से ज्यादा पेपर लीक हुए थे, और वो सारे मामले बच्चे कोर्ट के अंदर गए। उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन से भाजपा ने घेरे तो आपको ही रखा लगा था। भाजपा ने घेरा, एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट बनाया कि लगातार कि कांग्रेस के लोग इसके अंदर शामिल हैं। भाई, आपकी ईडी आ गई पेपर लीक के अंदर, आपके सारे डिपार्टमेंट आ गए, जांच आप करा रहे हो। अब तो 7 महीने से आपकी सरकार भी आ गई। एक भी कांग्रेस का आदमी इसके अंदर आपको मिला है क्या आज तक? और आप जिस प्रकार से हवा बना रहे थे, जब तो यही कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आज भारत सरकार का पेपर लीक होता है, गुजरात में पेपर लीक होता है, जुडिशरी का पेपर लीक होता है, हरियाणा में पेपर लीक हुआ है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ है, वहां कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने पेपर लीक पे कानून बनाया कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ का जुर्माना, सरकारी अगर नौकर इसके अंदर शामिल होता है तो नौकरी से बर्खास्त और उसकी जमीन कुर्क। ये ऐसा कानून राजस्थान ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। 1 लाख से लेकर 10 लाख का जुर्माना, 1 साल से लेकर 10 साल की सजा। जब भारत सरकार कोई कानून बना रही है तो इसका मतलब पूरे देश की समस्या है, न कि अकेले राजस्थान की। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा फैलाने में मास्टर हैं, माहिर हैं, ये सारे लोग तो मिलके कभी गणेश जी को दूध पिला दिया था इन लोगों ने। तो ये तो एक पेपर लीक का मामला है, तो ये लोग कोई कम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आज भी कई बार बात करता हूँ, इनसे कहता हूँ कि आप मुद्दों पे लड़िए, आप बात कीजिए कि आपने कितना डेवलपमेंट कराया। आज राजस्थान में बिजली के क्या हालात हैं? 7 महीने में ही कोई बिजली वापस चली गई क्या? आज हालत ये है कि किसान और आम जन बिजली के लिए भयंकर परेशान है। आपने मेडिकल की चिरंजीवी बंद कर दी, गरीबों को फूड मिलते थे, पैकेट मिलते थे, वो आपने किट बंद कर दिया। आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करते, डिबेट नहीं करते। डिबेट करेंगे तो कोई गाय की बात करने लग जाएगा, कोई मंदिर की बात करने लग जाएगा, कोई हिंदू मुस्लिम की बात, मूल मुद्दे पर नहीं आते। मूल मुद्दे पे आते नहीं। गायों की हम बात करें तो इन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च बदल तो गए मोदी साहब, बदले तो हैं थोड़े, सामने बदले हैं, अंदर तो वही है। अच्छा, मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। भगवान श्री राम की जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरा जो मंदिर का मुद्दा इन्होंने बनाया, आप ये कह रहे हो कि हम भगवान श्री राम को हम लेके आए हैं, तब तमाचा लग गया ना। अयोध्या आप आ रहे हो, चित्रकूट आप आ रहे हो, आसपास सब जगह आप आ रहे हो, क्योंकि मंदिर जो है भगवान का शरीर होता है। आप अधूरे मंदिर के अंदर उसकी आत्मा का प्रवेश करवा रहे हो तो आपको तो उसका श्राप लगेगा ही लगेगा। चारों शंकराचार्य जिस चीज के लिए मना करते हैं, चारों शंकराचार्यों ने मना किया इस चीज के लिए कि अपूर्ण मंदिर के अंदर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती मूर्ति। आप कर रहे हो, आप एक जिस प्रकार की तानाशाही है वो आप दिखा रहे हो देश के सामने। हमने कभी कोई विरोध किया है क्या? आज मोदी जी के भाषण की हम बात करें, मोदी जी पहले चरण के वोट डलते ही कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी, दूसरे चरण में कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस भी ले जाएगी, तीसरे चरण में कह रहे हैं कि मैं
कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता। चौथे चरण में आप कह रहे हो कि कांग्रेस जो है वो जो अल्पसंख्यकों को 15% देश का खजाना देना चाहती है। पांचवें चरण में आप कह रहे हो कांग्रेस आपके नल ठूठी खोल के ले जाएगी। ये प्रधानमंत्री के भाषण है। आपको फायदा और छठे चरण में तो ये और कहने लग गया कि कांग्रेस आ गई तो मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे। आप सोच सकते हो किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है पद की। व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पद जो है, पद पे रहते हुए आज व्यक्ति सरपंच भी होता है ना, तो उसकी पद की गरिमा है, उसको तो गरिमा का ध्यान नहीं रखा। गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया। जूली साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है और फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। टीकाराम जूली ने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद या विधानसभा चुनाव के दौरान सोचा था नेता प्रतिपक्ष वह होंगे? कतई नहीं सोचा। टीकाराम जूली ने राजनीति में जाने का नहीं सोचा। राजनीति में गया, जिला प्रमुख बना, विधायक का नहीं सोचा। उसके बाद जिलाध्यक्ष का नहीं सोचा, न मंत्री का सोचा और न नेता प्रतिपक्ष का। और कुर्सियां पीछे पीछे आ रही है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, आप जैसे साथियों का सहयोग है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो कभी नहीं सोचा था उससे बहुत गुना ज़्यादा भगवान ने दिया है। संतुष्ट है, भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए। कभी इस लायक बनाए हैं, जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा के अनुरूप काम कर सकें और जो नीडी व्यक्ति आता है उसकी मदद कर सकें। भगवान ये मौका कभी कभी देता है, दिया है तो तन मन धन से इस पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखने का काम करूँ। धन्यवाद। आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुना, सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं, साफ गोई से जवाब दिए हैं। जूली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।